Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Biology Village and today हम लोग बात करते हैं 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि हमारा टॉपिक जो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो मैंने अभी लेक्चर अपलोड किया था उससे रिलेटेड जो 15 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम्स में नॉर्मली उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे हम बात करते हैं। काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं गाइस, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विच आर्टिकल, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आएगा लगभग। बहुत सारी बातें हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के बारे में बात करेंगे कि इंडियन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन से शेड्यूल्स, कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विच आर्टिकल अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक चैप्टर अपने आप में, एक पूरा सेक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। स्टेट दैट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एज वेल एज टू हैव पेशेंट फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो ये बताती हैं कि एवरी सिटीजन, जो भारत का प्रत्येक नागरिक है, उसके क्या दायित्व हैं इन आर्डर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें कि लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ और हमारे लिविंग क्रिएचर्स के लिए एक उसकी क्या मतलब सोच होनी चाहिए। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है। सबसे इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जानना पड़ेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर 1950 को, तब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट उसमें नहीं था। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था डीपीएसपी एक पार्ट होता, जैसे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये वाला पार्ट था। और इससे पहले जो पार्ट था, ये जो पार्ट आता है डीपीएसपी, ये पार्ट आता है 4 में। और इससे पहले हमारे थे फंडामेंटल राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि चैप्टर 3 या पार्ट 3 में था कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये बाद में ऐड करा गया है। तो डीपीएसपी के पार्ट में से ऐड किया गया है 4A में। तो डीपीएसपी 4 में थी तो ये 4A में ऐड करा गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, अब हमें पता करना है कि कौन से आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आते हैं। तो सबसे पहले हमें आइडिया करना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल आते हैं वो 12 से 35 तक के आर्टिकल फंडामेंटल राइट में आते हैं। और 35 के आगे मतलब 36 टू 51 तक के आर्टिकल आपके डीपीएसपी में आते हैं। अब हमने बोला कि डीपीएसपी पार्ट 4 में, अब पार्ट 4A मतलब इसी का एक सब पार्ट क्रिएट किया गया जिसे हमने बोला है 4A, और 4A में रखा गया हमने फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सिंपल सा आंसर बनता है कि इसी तरीके जो आर्टिकल लास्ट होता है कि 36 टू 51, तो 36 टू 51 के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज स्टार्ट होती हैं। क्योंकि ये नया पार्ट नहीं, डीपीएसपी में ऐड करा गया, तो इस तरीके से आर्टिकल भी 51A कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर आंसर आपको मिलता है कि 51A जो आर्टिकल है हमारा, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत आता है, वो ये निर्धारित करता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या दायित्व है इन प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूव दी नेचुरल इन्वायरमेंट को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से क्लियर करें कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा पार्ट 3 में है, जिसमें आर्टिकल आते हैं 12 से 35 तक। उसके बाद आते हैं डीपीएसपी, जिसमें आर्टिकल आते हैं मतलब आप कहेंगे 36 टू 51। ठीक है, और उसके बाद हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जाती है जो कि डीपीएसपी का ही पार्ट होती हैं। तो 4A में रखा गया है, संविधान का जो हमारा पार्ट है 4A, उसमें हमारा रखा गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बाद अगर हम आर्टिकल की बात करें तो डीपीएसपी में आर्टिकल आते हैं 51 तक के, 51 तक के। तो 51A जो आर्टिकल आएगा वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कैरी करेगा, और उसमें ये बात बताई गई कि हमारी एक सिटीजन के होने के नाते क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन आर्डर टू कंजर्व आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसमें आपकी लेक, फॉरेस्ट, रिजर्व, वाइल्ड लाइफ और हमारे जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके बारे में एक भारत के नागरिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसके दायित्व हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। इसमें भी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीलिंग द इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब इसमें देखिए डायरेक्ट इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करी, उसमें हमने क्या करा था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करी थी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें इस पर किस तरीके से आंसर निकालना पड़ेगा, आपको हमें वो देखना है। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें, इन्हें यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं करा, इन्हें डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, फंडामेंटल राइट्स भी हैं, एवरीथिंग इसमें आती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं डायरेक्टली जो हमारा आर्टिकल 48 है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट की बात करता है।
ठीक है, ना हमारा 30 से 47 से, ना 49 से, ना 51 से कोई भी रिलेशन नहीं इन्वायरमेंट का। पर आर्टिकल 48 है जो कि हमारा किस में आता है, अभी हमने आपको बताया था 12 से 35 तक के आर्टिकल आते हैं आपके फंडामेंटल राइट में, और उसके बाद के जो आर्टिकल आते हैं मतलब 36 टू 51 के, वो आपके आते हैं डीपीएसपी में। तो ये डीपीएसपी का पार्ट है, आपको ऐसे बताना चाहता हूँ मैं कि 48 है जो हमारा संविधान का पार्ट है। ठीक है, 48 आता है 36 से 51 के बीच में, और 51 के बीच में आपका 48A आ जाता है। तो 48 जो है हमारा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का एक आर्टिकल है 48 है जो एनवायरनमेंट की बात करता है। ठीक है, तो दो पार्ट आपको मालूम चल गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का 51A और डीपीएसपी का 48A एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो का आर्टिकल का आंसर है यहाँ पे गाइस डी। ठीक है, 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि फर्स्ट गेम लॉ वर प्रोमुलेटेड, मतलब किसने सबसे पहले जो गेम लॉ जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बनाए थे वो कौन था? कौटिल्य था, अकबर था, चंद्रगुप्त था, या बी एंड सी मतलब कौटिल्य एंड चंद्रगुप्त? देखिए करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पर वैसे कौटिल्य है, मगर कौटिल्य कुछ नहीं था आपस में, कौटिल्य चंद्रगुप्त का गुरु और उसका सेनापति था। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में बोथ ए एंड सी प्रेजेंट हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बोथ ए एंड सी, मतलब कौटिल्य भी था और चंद्रगुप्त भी था। ठीक है, जो पहले मतलब फर्स्ट गेम लॉ जो बनाए हैं, क्योंकि ये तो बहुत पहले थे, अकबर जो मुगल तो बाद में आए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कौटिल्य और चंद्रगुप्त जो थे पहले पर्सन थे। इन दोनों ने मतलब इन दोनों ने कहो या एक ने कहो कि जो पहले जो थे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के फील्ड में कुछ सोचा था, कुछ रूल बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का पार्ट नहीं है। अगर आपने पूरा लेक्चर मेरा देखा होगा तो इस क्वेश्चन करने में कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है। देखिए पहला इलीगल किलिंग, इलीगल पोचिंग, इलीगल ट्रेडिंग, प्रिवेंट हंटिंग बाय दी एस्टीज इन अंडमान निकोबार आइलैंड। ध्यान रखना ANI का फुल फॉर्म में हम बात करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है ये कि WTA का पार्ट नहीं है। देखो इलीगल किलिंग को रोकता है, ये सही बात है, पार्ट है। इलीगल पोचिंग को भी रोकता है, ये भी पार्ट है। इलीगल ट्रेडिंग को रोकता है, ये भी मतलब इसका पार्ट है। बट ये जो लॉ है प्रिवेंट करता है हंटिंग बाय एस्टीज इन अंडमान निकोबार, जिस सबसे हंटिंग को प्रिवेंट करता है। बट जो अंडमान निकोबार के हमारे जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो एस्टीज हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनके प्रिवेंटिंग राइट को ये नहीं रोकता है। कहने का मतलब है उनके बल्कि हंटिंग की जो उनका राइट है उसे प्रिजर्व करता है, उनकी उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि वो हंटिंग करने के लिए फ्री हैं। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिवेंट हंटिंग बाय द एस्टीज इन अंडमान निकोबार, ये स्टेटमेंट गलत है। ये इसका पार्ट नहीं है, उनके राइट को रोकता नहीं बल्कि उनके राइट को प्रिजर्व करता है, वो प्रमोट करता है, मतलब वो कि वो हंटिंग कर सकते हैं। जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं जैसे सोमपेन आपने सुना होगा, निकोबारीज, ठीक है, और अंडमानीज निकोबारी, जो वहाँ की जो 6 मतलब ग्रुप हैं, उनके जो हंटिंग राइट्स हैं उन्हें ये प्रिवेंट नहीं करता ये ला। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई। इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ जो थी कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं कहेंगे बल्कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कब इंक्लूड करे गए थे। अब हम यहाँ जानेंगे कि कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है वो क्या होती है। कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसा मतलब एक जैसे संविधान का एक पार्ट होती है जिसमें कुछ उसमें जो मेंशन जो प्रोग्राम्स या कुछ इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट स्टेट भी कवर करता है और सेंटर भी कवर करता है। जैसे कि कुछ उत्तर प्रदेश या कुछ दूसरे स्टेट में आपके कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कोई फॉरेस्ट एरिया है, कोई टाइगर रिजर्व है, उसे डायरेक्ट सेंट्रल देख सकता है। वो जो मैटर होते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट के होते हैं, स्टेट की अपनी लिस्ट होती है, वो लिस्ट में कुछ चीज़ें सेंटर भी देख सकता है डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कब कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड करे गए थे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसका करेक्ट आंसर गाइस है जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था, जिसे कहते हैं 42 अमेंडमेंट इन 1976 में जो हुआ था, उसके तहत फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड किए गए थे। ठीक है गाइस, तो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, एक comprehensive central legislative measure which was enacted in 1972 for providing special legal protection to biodiversity, wildlife in general and to enhanced species of fauna in particular। देखिए fauna मतलब एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ जनरल। ठीक है, तो ऐसा कंप्रिहेंसिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव मेजर्स कौन सा है? बाकी तो देखिए NGT भी है, कंपा रूल भी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी है, बट सबसे जो कंप्रिहेंसिव लीगल मतलब जो मेजर्स है वो आपका है 1972 का रेफरेंस भी दिया हुआ है। इससे हम आंसर लगा सकते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि Prior to Wildlife Protection Act 1972, the production of wildlife was governed under the rule। देखिए 1972 का जो प्रोडक्शन ला था बहुत ही अहम ला है, इससे मतलब इम्पोर्टेंट ला है। इससे पहले जो वाइल्ड लाइफ का प्रोडक्शन था वो किसके थ्रू करा जाता था? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो गाइज करेक्ट आंसर यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972 का ही अगर कहा जाए तो एक रूपांतरण है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972 इम्पॉर्टेंट एक्ट था जिसके थ्रू वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन इंडिया में देखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि PVTG स्टैंड फॉर पार्टिकुलरली वल्नरेबल तिब्बतियन ग्रुप्स, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्रिपल ग्रुप्स, पार्टिकुलरली वोकेशनल ट्राइबल ग्रुप, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो करेक्ट आंसर गाइज इसका है आपका डी आंसर। PVTG फुल फॉर्म होता है या इसका स्टैंडिंग होती है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये टर्म जो आता है देखिए हमने बताया था अभी ANI का टर्म आया था, अंडमान निकोबार में हमारे 6 जनजातीय समूह पाए जाते हैं जिन्हें हमने बताया था सोमपेन एक होता है, जरावा होता है, अंडमानीज होता है, निकोबारीज होता है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें से जो केवल निकोबारीज को निकालने के बाद जो 5 जो हमारे ट्राइबल ग्रुप बचे हैं उन्हें हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्पेशल कैटेगरी बना के रखा है जिसे हम बोलते हैं PVTG। ठीक है, तो PVTG मतलब होता है इन्हें कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है 5 को, जबकि हमारे पास कितनी जनजातीय समूह पाए जाते हैं आइलैंड में? 6। उसमें से निकोबारीज को छोड़ने के बाद जो बचते हुए 5 ग्रुप हैं उन्हें हमने PVTG में रखा है। ठीक है, और PVTG का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ना कि ट्रिपल ना तिब्बतियन। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में बोला गया है दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हैज सेवरल चैप्टर्स डीलिंग नॉट विद विच मेंशन बिलो। इसके पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं मगर उसमें से कौन सी बात उन चैप्टरों में मेंशन नहीं है, हमें ये डिक्लेयर करना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वेरियस काइंड्स ऑफ पेनल्टीज आर लेड डाउन for violation of the law, regulation of trade in wildlife animals, protect and trophies, declaration of sanctuary, national park, natural reserves and closed area including biosphere reserves। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर इसका देखिए, हमने आपको कई बार लेक्चर में बताया था कि बायोस्फीयर रिजर्व्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोई भी प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है। ये केवल जो यूनेस्को का प्रोग्राम है मैप जिसे बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर, इसके तहत ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं और इनका फॉर्मेशन, इनका बनना उन्हीं रूल्स के तहत आता है। ठीक है गाइस, तो सभी आंसर ठीक हैं इसमें, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही, मतलब जो इसके चैप्टर्स में बात करी गई है इंक्लूडिंग डी आंसर भी डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, नेचुरल रिजर्व्स एंड क्लोज्ड एरिया तक ठीक है, बट जब इंक्लूडिंग इनने बायोस्फीयर रिजर्व का तब ये आंसर गलत हो जाता है। ये इसके किसी भी चैप्टर में मेंशन नहीं है क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व्स का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के से ना तो जो कहीं प्रोडक्शन प्रोवाइड है ना इसका कंजर्वेशन इस रूल के तहत प्रोवाइड किया जाता है। ये एक स्पेशल प्रोग्राम है यूनेस्को का जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर, उसके तहत हमारे इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व का प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट किया जाता है। तो गाइज करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे होता है डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में बात करते हैं कि कुछ मतलब हमारे कॉलम ए है और कॉलम बी में उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं और दूसरे टाइप उसके प्रोविजंस दिए हुए हैं कि वो किस उसमें रखें, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में। हम ऑलरेडी इन्हें डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 252 एंड 18th अमेंडमेंट जो हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि 48 ए जो है वो हमारा कहाँ पर आता है। 48 हमारा आता है DPSP में, आप बहुत ही क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 48 DPSP में आता है और 51 ए कहाँ पे आएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 51 तक आपके DPSP हैं, तो DPSP में कौन आएगा आपका? 48 ए। और 51 के बाद जो मतलब 51 ए का मतलब 51 के बाद की बात कर रहा हूँ और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है, ध्यान रखना। 51 तक तो DPSP है मगर 51 ए जो है वो इसके आगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आ जाता है। ठीक है, और आर्टिकल 252 जो है वो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बनने का जो प्रोविज़न था वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 252 से लिया गया है। ठीक है, और जो हमारा 86 मतलब अमेंडमेंट हुआ जिसके तहत 11वीं जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करेगी कॉन्स्टिट्यूशन में
उसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002। ये बताने का मतलब यहाँ पे इतना सा है क्योंकि क्वेश्चन तैयार हो गया इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ आपको नॉलेज हो गई, क्योंकि आर्टिकल 48 है, 51 है, 252 जो है हमारे डायरेक्टली इन्वायरमेंट से बात करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 252 से हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का, जिसे हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो बना है। और 51A जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताता है इन रेफरेंस टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। एंड जो हमारा आर्टिकल 48 है जो कि हमारा DPSP में आता है, वो एक नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है इन ऑर्डर टू प्रोजर्व द वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड लिविंग जो क्रिएचर्स हैं उनके बारे में। इसी के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हमने क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए रखा है कि जो हमारा 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, जो कि हमने बताया ना, फंडामेंटल ड्यूटीज जो संविधान हमने पहली बार में ऐड करी थी 10, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन चुका था, उसके बाद हमने 10 ऐड करी थी 76 में, मगर जो हमने 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी है वो 86 संशोधन करके करी है, और जिसका जो प्रोविज़न था वो हमने एक इंडिया में एक्ट आया था जिसका बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, ठीक है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे हमारा ए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ध्यान रखें, सब इन्वायरमेंट के लॉ इसमें आते हैं। अब हम अपने इंपॉर्टेंट लॉ जो हमारा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की मैन्युफैक्चर उसका जो विस्तार है उसके बारे में बात करते हैं कि इसमें कितने शेड्यूल्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शंस रखे गए हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में है, उसमें 6 शेड्यूल्स, 7 चैप्टर और 66 मतलब आपने सेक्शन रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो गाइज है वो पहला वाला आपका ए, ठीक है। 6 शेड्यूल, 7 चैप्टर, 66 सेक्शन को रखा गया है। तो करेक्ट आंसर गाइज ए, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि विच एक्ट इज फर्स्ट legislation which gives a comprehensive list of endangered wildlife species and prohibited hunting of wild animals for the production of wildlife, ठीक है। तो इसे किस में रखा गया, हमें ये बताना है कि इस कौन सा ऐसा रूल है जिसमें कंप्रिहेंसिव मतलब बात करते हैं, लिस्ट प्रोवाइड करिए इंडेंजर्ड वाइल्ड स्पीसीज़ की, और उनने वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग को रोका है कि वो प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकें वाइल्ड लाइफ को प्रोडक्शन उसके तहत। तो ये हमारा गाइड लॉ जो बनता है वो है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत हमने ये बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो लास्ट अमेंड कब हुआ है, मतलब उसमें लास्ट टाइम संशोधन कब किया गया था। तो उसका लास्ट टाइम संशोधन किया गया है गाइस, करेक्ट आंसर बी 2003 में। मगर ये ऑलरेडी जो संविधान में संशोधन इस रूल में करा गया था 1980 में करा गया था, फिर 1991 में किया गया था और फिर लास्ट किया गया 2003 में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया लास्ट अमेंडेड कब हुआ, तो वो 2003 में हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में हम बात करते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन एंड इम्प्लीमेंट। दो चीज़ें होती हैं कि एक तो पास करना और दूसरा इम्प्लीमेंट करना। उसके तहत कार्रवाई कब शुरू करें, उसके तहत रूल एंड रेगुलेशन कब स्टार्ट होते हैं, उसे बोला जाता है इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट करेक्ट आंसर हमारा है वो है डी। देखिए अगस्त 21, ठीक है, 21 अगस्त 1972 को 1972 को ये लॉ जो था वो पास हुआ था पार्लियामेंट में, और बहुत ही जल्द 9 सितंबर 1972 को ये लॉ इम्प्लीमेंट हो गया था। तो करेक्ट आंसर गाइज है कि 1972 की दोनों डेट्स यहाँ पे क्लियर हैं, 1 अगस्त और सितंबर, मतलब बहुत ही करंट, कोई गैप नहीं है, जून नवंबर नहीं है, जुलाई से अक्टूबर नहीं है, जून से सितंबर नहीं है, अगस्त टू सितंबर लगातार होता नहीं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इस तरीके से। तो 1972 का ये लॉ है और ये अगस्त 21 को पास हुआ था और 9 सितंबर 1972 को ये इम्प्लीमेंट हो गया था। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज में कि इंडियन पार्लियामेंट पास्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यूजिंग द प्रोविजंस ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 252, आर्टिकल 134, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 48A। देखिए ये तो प्रोटेक्शन इसके अंतर्गत आते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है किसके तहत ये लॉ बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो प्रोविजन है वो कहाँ से आया था, वो हमारा आर्टिकल 252 से आया था गाइस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो आपने देखा बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स और उनके प्रोविजंस, और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, फंडामेंटल राइट के, या हमारे DPSP के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के फील्ड में डायरेक्टली कंसर्न है, डायरेक्टली रिलेटेड है, हमने उन पे बात करी है। और इसी के साथ गाइस ये मेरा जो सेक्शन है क्वेश्चन का ये कंप्लीट होता है। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।